हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं बायोलॉजी वाले पार्ट को लेकर के। और आज का टारगेट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक का क्वेश्चन हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो इन 50 क्वेश्चन में आप जरा ये आजमाइए कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितने आपके लिए नए हैं। तो आइए फटाफट कवर करने चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जिसको हमारे क्लास नोट्स चाहिए वो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.study91.org। ओके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता चल पाए कि कितने वीडियोज़ एक दिन में अपलोड किए जाते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मेरे भाई, प्लीज़ वो बहुत ध्यान से आप उस बात को सुनिएगा। किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है अगर आपके वीडियो देखने के दौरान, तो प्लीज़ उसको आप पूरा देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। अगर आप इतना काम करोगे तो थोड़ा सा मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कपास का प्रमुख घटक है। दोस्तों, कपास तो आप लोग जानते होंगे ना, कपास। ठीक है। देखिए, कपास का प्रमुख घटक, पहली बात तो कपास पुष्प होता है, पुष्प से निकलता है। ठीक है। और इससे इसके रेशे से जो है कपड़े बनाए जाते हैं। ये सब बात आप याद रखिए। और ये जो कपास है, इसका प्रमुख घटक क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, सेलुलोस होता है इसमें। इसका मेन फैक्टर क्या है? सेलुलोस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन किससे बना होता है? तो इसमें कवक और शैवाल, कवक और शैवाल इन दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है। ये दोनों को मिश्रित जीव के रूप में लाइकेन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन, तो मार्फिन दोस्तों फल से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ज़्यादातर लोग पत्ती टिक करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें मार्फिन जो होता है फल से मिलता है। अफीम का नाम सुना? अफीम पोस्ता। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अरे वही अफीम यार, जो अफीम हीरोइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हीरोइन अफीम जो बोलते हैं ना, उसी वाले अफीम की बात करो। बिहार एक ज़माने में अफीम की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। ठीक है, बिहार अंग्रेजों के समय में। ठीक है। और कई सारे अफीम युद्ध भी हुए हैं हमारे इतिहास में, देखेंगे आप, चीन के साथ। ठीक है, अंग्रेजों का, इसी अफीम को लेकर के। तो अफीम पोस्ते पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये अधपके फल होते हैं। याद रखिएगा, पके हुए फल नहीं होते, अधपके फल होते हैं अफीम पोस्ते। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कर वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को, इन्होंने आनुवंशिकता के ऊपर कई सारा जो है मॉडल प्रस्तुत किया, और इनको जो है आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने वही यक्स एक्स एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट पूरा दिखाया था ना, इन्होंने ही दिखाया था। और डार्विन ने इनका नाम भी याद रखेगा। मेंडल ने अपने चीर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया हुआ था, इन्होंने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया था? दोस्तों, आपको याद होगा इंटरमीडिएट वाली किताबों में मटर का देखा होगा आपने। ठीक है, गार्डन पी यानी मटर को लेकर के इन्होंने जो है अपने प्रयोग किए थे, वंशागत नियमों को सिद्ध किया था। तो मटर याद रखेगा। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। किससे संबंध है जीनोम मैपिंग का? कह रहा है, तो पहली बात तो जीनोम याद रखिए, जीनोम जीन्स। जीनोम क्या होता है? जीन्स। जीन्स मतलब क्या, समझ रहे ना? जीन्स का चित्रण करता है। अरे जीन यार, जीन नहीं समझते हो? जीन का चित्रण करता है, तो ढेर सारे जीन होते हैं, उनको जीन्स बोल दिया जाता है। तो जीनोम बना ही उससे है, तो इतना तो आप लोग समझ जाया ही करिए। ठीक है, जीन्स का चित्रण करता है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। किसके माध्यम से कोई भी अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है? तो याद रखिए, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम ही क्या करते हैं? इस अनुवांशिक लक्षण को लेकर के लेकर के आगे बढ़ाते हैं। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? जीन कहा जाता है। अनुवांशिकता की इकाई को क्या बोलते हैं? जीन कहा जाता है। ठीक है। और ये जीन से ही बनता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जीन बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है बायोलॉजी का। प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मैक्लिंटॉक ने। किसने? मैक्लिंटॉक ने। तो बारबरा तो मुझे भी नहीं याद था, मैक्लिंटॉक ने किया था, याद रखेगा। जंपिंग जीन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, या प्लवमान जीन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे है डीएनए में। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। याद रखिए, यहाँ पर टायरोसिन जो होता है, टायरोसिन, ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, एमिनो एसिड नहीं बनाता है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, टायरोसिन। ठीक है, तो वैसे भी टायर्ड हो गया, टायर्ड मतलब थक गया, इसलिए नहीं बनाता है, ऐसे करके आप याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैव उर्वरक का स्रोत, तो आपने सुना होगा खेतों वगैरह में, ठीक है। यहाँ पर जैव उर्वरक का स्रोत क्या है? एजोला। एजोला का इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और धीरे धीरे एजोला का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर एजोला है। निम्न में से कौन सा एक जैविक उर्वरक है? तो पहले से आप जानते हो एजोला क्या है, एक तरह का जैविक उर्वरक है, ठीक है। एजोला ये नुकसानदायक नहीं होता। बाकी यूरिया भी है, 2,4-D भी है, लेकिन ये सब रासायनिक में आते हैं, ठीक है। तो एजोला याद रखिएगा। यूरिया पहला ऐसा कार्बनिक तत्व माना जाता है जो जिसका निर्माण किया था वैज्ञानिकों ने, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? नील हरित शैवाल का इस्तेमाल तो धान वाले खेतों में किया जाता है, ठीक है। क्यों? अब मैं आपको कारण भी बता दे रहा हूँ। देखिए, धान के खेत में भर दिया जाता है पानी, ठीक है। आपको पता होगा पानी में ही धान को रोपा जाता है, रोपाई उसकी चलती है ना, ठीक है। तो उसमें रोपा जाता है। तो इस धान में जो पानी लगा होता है, ये पानी कुछ दिन बाद सूर्य के प्रकाश में सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पर मीथेन भी बनता है, आप सुने होंगे, CH4 भी निकलता है वहाँ से, धान के खेतों से, सुना होगा ना। और वहीं पे काई जब लगती है ना, तो वहीं पे होता है नील हरित शैवाल, ठीक है। और वो मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो पूरा कारण भी जानते रहिए। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन यानी नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। किसको? तो धान की फसल के लिए बड़ा जरूरी होता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। तो याद रखिए, अगर इसके साथ एजोला के साथ अगर नील हरित शैवाल मिला दीजिए तो सबसे बढ़िया खाद का काम ये करता है, ठीक है। सबसे बढ़िया उर्वरक का काम करता है। नील हरित शैवाल के साथ अगर एजोला मिला दीजिए। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका सहचारी है। कौन सहचारी है? वही किसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नील हरित शैवाल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ये सबसे बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ध्यान से देखिएगा, एक तो बोल रहा है सूक्ष्मजीवी, दूसरा बोल रहा है कि उनका इस्तेमाल जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो याद रखिए, एक तरह का सूक्ष्मजीवी होगा तो जाहिर बैक्टीरिया होगा। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ये अच्छे गुण वाले बैक्टीरिया होते हैं। देखिए, वायरस हमेशा खराब होता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, दोनों में आते हैं। प्रोटोजोआ भी खतरनाक होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। देखिए, आपको बताओ दोस्तों ना, ज़्यादातर चीज़ों में नाइट्रोजन तो चाहिए चाहिए। जैसे दलहनी जो भी फसल है उसके लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना। और सोयाबीन भी, क्योंकि ये दलहनी में भी आता है और तिलहन में भी आता है, ये अपवाद के रूप में है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर कौन सा होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम होता है, ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी दाल के लिए आई थिंक लेग्यूमिनेसरम है, ठीक है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? एक तो नाभिक में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में उसके होता है। इसके अलावा कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जब इमेज बनाते हो तो उसमें कोशिकांग में डीएनए दिखते हैं कि नहीं? डीएनए भी होता है वहाँ पे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर एटीपी के थ्रू जो है ऊर्जा जनरेट होती है। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। चाहे 23 जोड़ी कहिए और चाहे 46 कहिए, एक ही चीज़ सही है, ठीक है, दोनों बात अच्छे हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्री जोड़ी यानी ये जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में कितने होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। और 23वां जोड़ी जो होता है वो निर्धारित करता है कि XX है या फिर XY है, ये भी याद रखिए। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? लिंग गुणसूत्र होता ही नहीं किसमें, बताइए? तो छिपकली में याद रखिए लिंग गुणसूत्र नहीं होता, इसलिए कभी भी छिपकली का पुलिंग नहीं होता। आप पूछते हैं ना छिपकली का पुलिंग कैसे? बंदर का बंदरिया, ठीक है। तो छिपकली का कभी पुलिंग नहीं होता, पुलिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। इसमें गुणसूत्र एक ही होते हैं, इसलिए इसमें लिंग वाला कोई बात नहीं होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु, देखिए पादप में भी कोशिका होता है और जंतुओं में भी कोशिका होता है। तो ये दोनों में भिन्नता किस बात की होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में होती है, लेकिन जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती है, ठीक है। तो बी वाला हो जाएगा। पूरा आपको पढ़ाए हूँ अच्छे से। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो कह रहा है सेलुलोज की भित्ति कोशिका, बस यही वाला सही है, ठीक है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, बाकी केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह होते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? अभी पीछे आपको बताया हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। आगे है पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। पीत पिंड बताइए कहाँ मिलता है? अरे नाम से ही लग रहा होगा भाई, पिंड मतलब पिंडा अंडा, ठीक है। तो याद रखिएगा अंडाशय में होता है पीत पिंड, ठीक है।
आगे प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो लिपिड से तो एकदम श्योर है, दोनों याद रखिए, प्रोटीन और लिपिड इन दोनों से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको नोट कर रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। आगे मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं दोस्तों ये तिल्ली में बनती हैं। प्लीहा का नाम सुना है, प्लीहा या तिल्ली, ठीक है, वहीं पर ये लसिका कोशिकाएं बनती हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एप्टोटोसिस, क्या बोलते हैं? एप्टोटोसिस, ठीक है। इसमें याद रखिए प्रक्रमित कोशिका यानी प्लांट सेल डेथ और सेलुलर मॉड्यूलर कंट्रोल इसी के थ्रू होता है, तो इसको याद रखिएगा, इस चीज को बोलते हैं एप्टोटोसिस, ठीक है। आगे है हमारे तंत्र में, हमारे जो, अच्छा एक बात याद रखिए, जो कोशिका तंत्र है सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है नर्वस सिस्टम को, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को सबसे बड़ी कोशिका बोला जाता है। आगे हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, ठीक है, ये इसको कौन उत्पन्न करता है? तो ये केप्स चक्र होता है दोस्तों, उसके थ्रू ये इसमें चेंजिंग आती है, ठीक है, केप्स चक्र याद रखिएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, किससे बना होता है? शरीर में सबसे भारी क्या होता है? आपको लोगों को लगे मांसपेशियां, नहीं, देखिए हमारे शरीर में 80% जल है, इसलिए जल का भार बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा भार भी ज़्यादा नजर आता है, ठीक है। एक वयस्क मानव में शरीर में जल कितना होता है? तो ऐसे तो उसके पीने के ऊपर है, लेकिन फिर भी 65 से 70% के आसपास तक यहाँ जल होता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि 70 का ऑप्शन नहीं है, 75 करोगे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 65 से 70 याद रखिए। वयस्क मानव में अस्थियां कितनी होती है? 206 अस्थियां होती हैं, बच्चों में ज़्यादा होती हैं, जब आदमी बड़ा होने लगता है तो हड्डियां जुड़ना शुरू हो जाती है, बच्चों में 306 होता है, ठीक है, तो ऐसे आप 206 याद रखो। आगे निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? सबको पता है स्टेपिस हड्डी होती है, ठीक है, ये कान में पाई जाती है। कान में 3 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, 3 एक कान में, 3 एक कान में, तो 3 जोड़ी बोल दो ना, सही हो जाएगा, या 6 हड्डियां बोल सकते हो। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, और सबसे बड़ी फीमर होती है जांघ में होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? सब पढ़ा चुका हूँ कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में, तो खोपड़ी में दोस्तों 28 हड्डियां होती हैं टोटल, खोपड़ी में कितना? 28, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी पसली होती है मनुष्य के शरीर में, कितनी? 12 जोड़ी कहिए चाहे 24 पसलियां कहिए। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ठीक है, खोखली होती है, संग्रंथी होती है, ठोस होती है, फिर कीलक होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों पैर वाली हड्डी ठोस होती है, क्योंकि अगर वो ठोस नहीं होगी, ठीक है, तो इतना शरीर का भार जो है वो सह नहीं पाएगी, ठीक है, तो ठोस होती, खोखली नहीं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है? आर्थोप्लास्टी ओपन हार्ट सर्जरी को, गुर्दा प्रत्यारोपण को, या अच्छा कुल्हे का जो जोड़ होता है उसका प्रतिस्थापन जो किया जाता है उसी को आर्थोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उसी को आर्थोप्लास्टी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। आगे कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? चलिए जल्दी से बताइए। तो इसमें दोस्तों देखिए वो तंत्रिका को पूछ रहा है, हड्डी में तो कुल 33 बोल सकते हैं, बट 31 का भी ऑप्शन दे दिया है। ऐसे में जो बेहतर ऑप्शन होगा वो 31 ही करना चाहिए मुझे, यहाँ पर 31 ही करिएगा, ठीक है, 31 करिएगा, ये सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही 31। आगे देखिए, एक सेकंड कर बढ़ो, हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। कितना पेशाब एक स्वस्थ मनुष्य करता है? तो 1.5 लीटर पेशाब एक स्वस्थ मनुष्य दिन भर में करता है, तो उसी एवरेज में उसको पानी भी पीना चाहिए, यानी आप अगर पानी नहीं पीते हो तो आप पेशाब भी नहीं करोगे, और पेशाब नहीं करोगे तो ऐसे में शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि बड़ी ही हानिकारक होती है। प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों स्नायु बोलते हैं। देखिए 2 हड्डियां जहाँ पर ज्वाइंट होती हैं और जो इसको पकड़ कर रखते हैं उसको स्नायु बोलते हैं, ठीक है, लिगामेंट या स्नायु, ठीक है, स्नायु। आगे दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, वैसे तो इनेमल की बनी होती, पूरा दांत हमारा जो व्हाइट वाला होता है इनेमल होता है, और सबसे कठोर, पूरे शरीर में सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है? तो दांत होता है, इनेमल जिसको बोलते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं, तो अगर आप ब्रश भंजन नहीं करोगे तो ऐसे में क्या होता है, एक परत जम जाती है दांत पर, वो क्या होता है, वो एक्चुअली में भोजन के कण होते हैं, थूक होता है, और मुख में जो एसिड और बैक्टीरिया होते हैं वो सब जाकर के जमे रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो डी वाला हो जाएगा। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि नाखून जो है वो मृत कोशिकाओं से बना है, नाखून हो गया, बाल हो गया, शरीर के रोए हो गए, ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, इसमें रक्त का संचरण नहीं होता, और जहाँ पर रक्त का संचरण नहीं होगा वहाँ पे आपको दर्द नहीं होगा। इसीलिए जो पैर की एड़ी होती है, जहाँ पे मोटी चमड़ी होती है,
अगर उसको भी कट करोगे आप तो वो दर्द नहीं होता है। क्यों? वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं, इस वजह से। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो दोनों में ही दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम मजबूती होती है और फास्फोरस भी साथ देता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वैसे तो आप देखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कितने दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। तो सभी दांत दोबारा नहीं निकलते हैं, केवल 20 ही दांत ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि 2 बार निकलते हैं, ठीक है, बाकी नहीं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? तो दोस्तों दंत वल्क जो होता है वही सबसे दृढ़ होता है। सबसे मजबूत पूरे शरीर में पता है क्या होता है? जबड़ा। सबसे मजबूत जबड़ा होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मस्तिष्क तो दिया नहीं है, तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएंगे। दोस्तों मेरे भाई याद रखना, स्पाइनल कार्ड इंग्लिश में पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अगर स्पाइनल कार्ड्स डिस्टर्ब होता है तो पूरा शरीर पैरालिसिस की कंडीशन में आ जाता है और व्यक्ति शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु यानी डिम्ब शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, ठीक है, किस जगह पर यह काम होता है? तो याद रखिए, डिंब वाहिनी जो नली होती है वहां पर होता है, ठीक है। जो नली होती है, यहाँ पर नली ही लिखना चाहिए, तो डिंब वाहिनी उसको पूरा हिंदी में लिख दिया, ठीक है। तो डिंब वाहिनी नली में ही निषेचन के कार्य होते हैं, इसको याद रखिएगा। तो आज के सो बस इतना ही। आगे के क्लास को आप ज्वाइन रखिएगा। 151 से 200 तक के बायोलॉजी के क्वेश्चन हम अगले दिन जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर किया, उसी तरह से बायोलॉजी को भी मैं आपको सामने कवर करूंगा, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाई जा चुकी है, तो यहाँ से आपको ज़्यादातर प्रश्न जो है सही करने पड़ेंगे, ये ज़रूरी है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस मस्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप बेहतर कर पाओगे, इसलिए आप प्रैक्टिस किया करो, कंजूसी मत किया करो, ठीक है। चलिए, आप सबका धन्यवाद। हाँ, अगर एडवर्टीजमेंट आता है तो फिर से कहूँगा दोस्तों, उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।